बॉन हैबर साइकिल रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ, यानी बॉन हैबर चक्र जो है वो किस तरह के यौगिक के निर्माण को समझाता है, यानी बॉन हैबर साइकिल को आपको एक्सप्लेन कर किस चीज़ को, किसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। तो पहले हमको देखना होगा बॉन हैबर साइकिल है क्या। तो ये आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन हैबर साइकिल कहते हैं। बॉन हैबर साइकिल में आप यहाँ देखिए लिथियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और लिथियम फ्लोराइड आप जानते हैं किसका है, आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। बॉन हैबर साइकिल को थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या है, आपका लिथियम है या कोई भी मेटल है। मेटल किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में ना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है। तो एट फर्स्ट हमको लिथियम को क्या करना होगा, सबसे पहले उसको लाना होगा गैसेस फॉर्म में। तो हम लोग लिथियम को हीट करते हैं और गैसेस फॉर्म में लाते हैं, तो इसका एनर्जी थोड़ा क्या होता है, हीट करने के कारण बढ़ जाता है। अब क्या है यहाँ पर, आपका जो ये लिथियम है ये गैसियस फॉर्म में बदला, तो जितना हीट लगा, तो अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ जो एनर्जी लगा उसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। तो यहाँ हम लोग इसको दे दिए डेल्टा एस, यानी ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर हमने क्या किया, इसको आयनाइजेशन एनर्जी दिया, यानी आयनीकरण विभव, आयनन ऊर्जा दिया, ताकि एक इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल सकें। और इस तरह हम लोग क्या किए, लिथियम को लिथियम आयन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ लिथियम एटॉमिक फॉर्म में है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आयनिक फॉर्म में। अब दूसरे तरफ कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो क्या है, फ्लोरीन आप जानते हैं, फ्लोरीन जो है आपका वो डायमेरिक फॉर्म में होता है, F2 के फॉर्म में है। तो ये गैसेस फॉर्म में, लेकिन किस फॉर्म में है, ये है डायमेरिक फॉर्म में, यानी दो एटम एक साथ है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन आपको इसमें डालना है। तो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए उसको आइसोलेट करना, अलग करना जरूरी होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ जो हीट देंगे ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो तीन एनर्जी अब तक हम लोगों ने दे दिया, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया गैस में कन्वर्ट करने के लिए, फिर IE दिया, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर डेल्टा D दिया, यानी क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल्स को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए। अब जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो फ्लोरीन में हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, फ्लोराइड आयन बनाना होगा। और फ्लोराइड आयन बनाने के लिए जब हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो वहाँ से अब क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है। तो जो एनर्जी निकल रहा है उसको हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रीति भी कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रीति हो गया, अब मेरे पास क्या हो गया, Na+ हो गया और F- हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम फ्लोराइड बना देंगे, और यहाँ जो एनर्जी निकलेगा इसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो ये पूरे एनर्जी, कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है और कैसे कैसे स्टेप बाय आयनिक कंपाउंड बनता है, यही दिखता है हमको किसमें, बॉन हैबर साइकिल में। तो हमारा हो गया बॉन हैबर साइकिल किस कंपाउंड के फॉर्मेशन को दिखाता है, तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रबल आबंध है। तो आप जानते हैं यहाँ कौन कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ है मेटालिक बॉन्ड, यानी मेटल के बीच जो बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट डोनेट करता है। कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है लेन देन का रिश्ता। आयनिक बॉन्ड का मतलब हो गया रिश्ता, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल, एक है धातु, एक अधातु। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन का रिश्ता होगा इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अमॉन्ग द ऑल केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जितना भी आप बॉन्ड जानते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड जो है ये सबसे मजबूत बॉन्ड है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध, यही सबसे मजबूत बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटालिक कैटायन फॉर्म नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी निम्न में से कौन सा धनायन आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस आयन को, ये आयन अमोनियम आयन, इसका नाम है NH4 आयन का अमोनियम आयन, ये नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाता है। आयनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं जनरली किससे बनता है, मेटल और नॉन मेटल से, धातु से और अधातु से। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर दें NH4OH, NH4 का होल 3 होल 2 SO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन यहाँ मेटल जो है, धातु जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो अमोनियम एक ऐसा नॉन मेटालिक कैटायन है, अधातु से बना हुआ धनायन है, जो नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा जो आंसर ए हो गया अमोनियम आयन, यही सही होगा। बाकी आप देख रहे हैं दोनों जो है ये मेटल आयन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक रिएक्शंस आर, आयनिक रिएक्शन कैसी होती है। तो हम लोग जान रहे हैं दो तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है आपका जो रिएक्शन कोवैलेंट कंपाउंड करते हैं, यानी कोवैलेंट कंपाउंड, वैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक कंपाउंड, यानी कौन, सहसंयोजी यौगिक। और एक कंपाउंड हमारा क्या है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। दोनों अलग अलग टाइप के रिएक्शन को शो करते हैं, कोवैलेंट अलग, आयनिक अलग। तो कोवैलेंट जो है, इनका जो रिएक्शन होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी स्टेप्स में बटा होता है। इसका हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। और ये क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है। हो सकता है उसमें से कुछ स्टेप फास्ट हो, कुछ स्लो हो, लेकिन आयनिक रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कोवैलेंट रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है। आयनिक रिएक्शन जो है ये काफ़ी फास्ट होता है और सिंपल होता है। इसमें आप कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग मैकेनिज्म नहीं पढ़िएगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा, वहाँ अलग अलग रिएक्शन का आपको सब रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया जाएगा, कैसे टूटा, कहाँ बॉन्ड शिफ्ट किया, कहाँ से अटैक हुआ। आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं है, एक एलिमेंट आया, दूसरे ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, और काफ़ी फास्ट ये रिएक्शन करता है और काफ़ी सिंपल होता है। तो जो आयनिक यौगिक होगा कैसा रिएक्शन दिखाएगा, फास्ट एंड सिंपल। कैसा, सरल यानी आसान रिएक्शन दिखाएगा, और कैसा दिखाएगा, स्पीड में दिखाएगा, तीव्र दिखाएगा, तेज दिखाएगा। तो आपका आंसर हो गया सी, सरल एवं तीव्र। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्या कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम है, यानी डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको किसमें पूछ रहा है, ये 3 कंपाउंड है, इसमें आपको पूछ रहा है पारा, मेटा और ऑर्थो, किस पोजीशन पर डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो पहले ये समझना होगा कि ये ऑर्थो, पारा, मेटा होता क्या है। तो ऑर्थो, पारा, मेटा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, यानी कि बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है वाई। तो जैसे आप होता है क्लास में आप पहले आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने दोस्त के लिए बगल में जगह रख देते हैं कि मेरा दोस्त आएगा यहीं बैठेगा। अगर किसी आदमी से, किसी लड़के से आपकी पटरी नहीं खा रही हो, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि वो आपके बगल में बैठे, यानी जो पहले बैठा है जनरली वो डिसाइड करता है कि आने वाला जो है वो उसके बगल में होगा या उससे दूर होगा। सिमिलर केसेस में जो है यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करता है कि आने वाला ग्रुप ऑर्थो, पारा पर लगेगा कि मेटा पर लगेगा। इस बिहाफ पर इस ग्रुप को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्थो, पारा, एक होता है मेटा, डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ऑर्थो पोजीशन क्या होता है कि जहां ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट बगल का यह जो पोजीशन आप देख रहे हैं, सच पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। एक पोजीशन छोड़ के अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो ये पोजीशन कहलाता है मेटा। ये भी ऑर्थो हो गया, ये हो गया मेटा।
और जस्ट सामने का जो आपका पोजीशन हो जाएगा ये पोजीशन हो जाता है पारा। तो आपका 3 पोजीशन हो गया ग्रुप के बाद, और मत पढ़ो, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 क्लोरीन है और इसके रिस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये ऑर्थो आइसोमर्स हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, मेटा पोजीशन पर है, और इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, पारा पोजीशन पर है। अब डायपोल मोमेंट को अगर आप देखेंगे तो डायपोल मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। आप देखिए क्या है कि ये अगर आप देखिएगा तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 60 डिग्री का एंगल है। वहीं आप अगर इस एंगल को आप देखिएगा तो ये जो है 120 डिग्री का एंगल है, जबकि यहाँ का एंगल आप अगर मेजर कीजिएगा तो 180 डिग्री का एंगल है। हम जानते हैं वेक्टर में क्या होता है, क्योंकि वो कॉस थीटा के टर्म में होता है, तो एंगल बढ़ने से वैल्यू डिक्रीज करता है। तो इस केस में चूंकि दोनों ग्रुप क्या है, नज़दीक हैं, तो डायपोल मोमेंट जो होगा ऑर्थो के केस में सबसे ज़्यादा होगा। जैसे ये ग्रुप ऑर्थो से पारा मूव करेगा, एंगल इंक्रीज किया और आपका जो डायपोल मोमेंट है उसका मान घट जाएगा। पारा पोजीशन पर अगर 2 सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं तो इन जनरल इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ये इधर जितना डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा ये इधर भी उतना कर देगा, और 180 डिग्री पर दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और नेट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो ऑर्थो का है, फिर किसका है, तो मेटा का है, और सबसे कम किसका है, पारा का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थो किस में है, इसमें है ऑर्थो है, फिर मेटा है, फिर पारा है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो डायपोल मोमेंट यानी कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है, मान लीजिए 3 कंपाउंड है एक्स, वाई एंड जेड। जेड का डायपोल मोमेंट मान लिया दिया हुआ है 0.2, वाई का दिया मान लीजिए 0.8 और जेड का दिया है 1.2 ले लेते 1.2। तो इन दैट केसेस मान लिया एक वैल्यू हमने मान लिया है, ज्यूम कर लिया है, तो हम देख के बता सकते हैं अच्छा इसका वैल्यू ज़्यादा है यानी ये ऑर्थो आइसोमर्स होगा, और इसका वैल्यू सबसे कम है इसका मतलब ये पारा आइसोमर्स होगा। तो आउट ऑफ गिवन आइसोमर्स ऑर्थो, पारा एंड मेटा, जिसका वैल्यू आपको सबसे कम दिखे उसको आप पारा समझेंगे, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट का दिखे उसको आप ऑर्थो आइसोमर्स समझेंगे। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज, कह रहा है कि sp प्रोसंकरण में शुद्ध कक्षकों की संख्या होती है इन नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल इन sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा sp, sp2, sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन में प्योर ऑर्बिटल किस में कितना है, हम लोग सिंपल वे में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये आपका s था, ये आपका px, py, pz 3 ऑर्बिटल है आपका p का। s का शेप डम्बल है, s का शेप स्फेरिकल है, गोलाकार है, p का शेप डम्बल है। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, और जब ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और कोई भी आपका जो है वो प्योर ऑर्बिटल नहीं रहेगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्योर ऑर्बिटल 0 होता है sp3 में। अब हम लोग बात कर रहे हैं sp2 का कि इसको sp2 कब कहेंगे, तो इसको sp2 तब कहेंगे जब इतना ऑर्बिटल मिक्स हो, यानी एक s के साथ 2 p। तो sp2 में आप जान रहे हैं क्या हो रहा है, एक s हाइब्रिड हो गया, एक p और हाइब्रिड हो गया, एक और p हाइब्रिड हो गया, और एक p जो हमारा है वो प्योर रह गया। तो अगर यह क्वेश्चन रहता है कि sp2 में कितना होता है प्योर ऑर्बिटल, तो 1। अब अगर हम sp को देखें, किसको देखें हम लोग अब चल रहे हैं देखने के लिए किसको, sp को। तो अगर हम sp को देख रहे हैं तो sp में क्या कर रहा है, एक s के साथ एक p मिक्स कीजिए, मतलब इतना ही मिक्स कीजिए। तो जब आप एक s के साथ एक p मिक्स करेंगे तो 2 p मेरा जो है वो प्योर रह जाएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और 2 आपका प्योर ऑर्बिटल रह गया। तो इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक भी शुद्ध ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल नहीं है।
sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 प्योर ऑर्बिटल है, और sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 प्योर ऑर्बिटल, यानी 2 ऑर्बिटल का प्रसंकरण हो गया, मिक्सिंग हो गया, मिश्रित हो गया है, और 2 प्योर ऑर्बिटल मेरा जो है वो प्योर है, वो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है। तो यहाँ आपका किस में पूछ रहा है? sp में। तो sp में देखिए प्योर कितना ऑर्बिटल है? 2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इन sp हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल इज 2, यानी sp प्रसंकरण में शुद्ध कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और 2 कैसे होते हैं? हाइब्रिड होते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर हम लोग दिख रहा है जो आपका ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक कार्बन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये क्या है? प्योर ऑर्बिटल है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका हो गया और 2 आपका प्योर ऑर्बिटल हो गया। और एक बात और आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में ये सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जबकि जो आपका प्योर ऑर्बिटल है वो हमेशा पाई ऑर्बिटल में इन्वॉल्व है। यहाँ पर इस केस में ऑलवेज ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगला कह रहा है कि बनाना बॉन्डिंग पाया जाता है, यानी केला आबंध पाया जाता है किस में? तो आप देखिए ये है BH3 डायमेरिक फॉर्म में होता है, बोरोन हाइड्राइड डायमेरिक फॉर्म में होता है, यानी उसमें 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और वो बनाता है B2H6। ये क्या बनाता है? B2H6। अब B2H6 की कहानी आप देखिए क्या है कि यहाँ पर बोरोन के पास जो है आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3, 1, 2 एंड 3। तो एक H ये यहाँ कंबाइंड कर गया, एक H यहाँ कंबाइंड कर गया और एक H यहाँ कंबाइंड कर गया। इसके पास टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना। अब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये क्या करता है? दूसरे BH3 से ये क्या होता है? कंबाइंड कर जाता है। ये दूसरा बोरोन हो गया, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन तीनों एटम के बीच शेयर हो जाता है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। और इसका शेप आप देख रहे हैं केले जैसा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। तो बनाना बॉन्डिंग में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 एटम जो है उसको शेयर करते हैं। वैसे तो 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन बनाना बॉन्ड में क्या है? 3 एटम है, 3 परमाणु हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं आपस में, तीनों मिल करके। तो आपका जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B2H6। जब आप साइक्लोएल्केन पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन में भी बनाना बॉन्डिंग आपको दिखेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो ये यही दिखा रहा है, ये देखिए ये बनाना बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ये भी बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पर एक बनाना 2 बनाना बॉन्ड जो है फॉर्म कर रहा है किसमें? B2H6 में। तो आपका क्वेश्चन क्या क्या हुआ कि बनाना बॉन्ड कौन दिखाएगा? B2H6। कितना बनाना बॉन्ड दिखाएगा? 2। बनाना बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने एलिमेंट के बीच शेयर होंगे? 3 एलिमेंट के बीच। ठीक है, अब देखिए बनाना बॉन्डिंग के बाद एक और बॉन्ड आ रहा है जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। बैक समझ रहे? पीछे से बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, अब कह रहा है बैक बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? अब देखिए B2H6 में तो हम लोग देख लिए थे भैया, इसमें बनाना बॉन्डिंग पाया जाता है। Al2Cl3 ये भी डायमेरिक फॉर्म में है, AlCl3। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्लोरीन जो है दूसरे एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। आगे किसी क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे, अब इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। हम लोग देखते हैं BF3 को। BF3 में क्या हो रहा है? BF3 में क्या हो रहा है ज़रा देखा जाए कि मान लीजिए ये B है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये F है। F में आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7।
तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन को तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, लेकिन बेचारा ये जो बोरोन है, ये जो आपको बोरोन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको कि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में वैसा ही है जैसा हमारे जीवन में पैसा है। सब लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, एलिमेंट भी भाग रहा है इलेक्ट्रॉन के पीछे। ये डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और जिसके पास पैसा कम हो गया बेचारा परेशान है। कहीं मिले, कहीं से मिले, कोई दान कर दे, किसी से लूट लें, कहीं से कमा लें, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये भी क्या है, BF3 सर्चिंग करेगा क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो फ्लोरीन कहता भाई कोई बात नहीं, हम तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, शेयर कर लेते हैं साइड से, पीछे से। तो चूंकि ये फ्लोरीन इसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पीछे की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए हम इसको बैक बॉन्डिंग या पश्च इलेक्ट्रॉन यानी पीछे से, बैकवर्ड साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है बैक साइड से। तो ये जो है BF3 जो है ये किसको दिखाता है, बैक बॉन्डिंग को। तो आपका सही आंसर हो गया क्या, BF3। LiCl3 जो है आयनिक कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, और ये जो आप जान रहे हैं अभी देखे आप, बनाना बॉन्डिंग बनाता है, और BF3 में जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है ये कहलाता है बैक बॉन्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन फिर बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड है कि भैया ठीक है, अभी हमने देखा कि क्या हो रहा था कि हमारा जो बोरोन है, फ्लोरीन है, वो बोरोन को पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था कि चलो भाई हमारे साथ पार्टनरशिप कियो, तुमको कभी कुछ घटा तो चलो हम हैं। अब सवाल उठता है, ये है BF3, अगर हम देखें तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हम किसका बना सकते हैं, BCl3 का, कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है Cl में, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फ्लोरीन के पास है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो क्या ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नहीं करेगा। कारण क्या है, क्यों नहीं करेगा, तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, और जब फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो वो बोरोन के नज़दीक होता है। और जब आपको मान लीजिए आप किसी को पीछे से कुछ दे रहे हैं कि ले लो भाई रख लो चुपचाप, इसका मतलब अगर वो बहुत दूर है तो आप तो नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे सट के खड़ा होना चाहिए, आपके नज़दीक होना चाहिए, तब आप उसको बैक साइड से कुछ भी पास आउट कर सकते हैं। तो चूंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो क्या कर रहा है, बोरोन को ये बैक साइड से इलेक्ट्रॉन पास कर दे रहा है। भाई अपना समझो, रखो मत। क्लोरीन का साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन दूर है बोरोन के सेंटर से, इसलिए बोरोन को क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहेगा किसी से एक्सेप्ट कर लेना। एसिड और बेस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार, कि अम्ल वो होता है जिसको जोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से लेता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। इन जनरल आपका क्या होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंट का बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इनऑर्गेनिक एसिड का बढ़ता है। जैसे आपका BF3 जो है वो क्या है, एसिड है, BCl3 भी एसिड है, BBr3 भी एसिड है, और Bi3 भी एसिड है। जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो हम लोगों का ये जो एलिमेंट है, बोरोन तो सब में कॉमन है, तो चेंज क्या कर रहा है, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइज बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है। और जब भी साइज बढ़ेगा, तो क्या होगा कि एलिमेंट का जो विद्युत ऋणात्मकता है, जो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जिसको आप EN कहते हैं शॉर्ट में, विद्युत ऋणात्मकता, यानी राम राम जपना पराया माल अपना, वो घटता है। और अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता घट गया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी घट जाएगा, उसका अम्लीय गुण भी घट जाएगा। इसलिए जो एसिडिक कैरेक्टर है आपका, एसिडिक कैरेक्टर जो है आपका वो क्या होगा, घटेगा, यानी अम्लीय गुण घटता है। अम्लीय गुण क्या हो जाता है, अम्लीय गुण घटता है।
तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के घटने से, विद्युत ऋणात्मकता से के घटने से एसिडिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे कम एसिडिक Bi3 होगा, उससे ज़्यादा BbR3 होगा, उससे ज़्यादा BCl3 होगा। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा होना चाहिए था BF3 को, लेकिन इसने तो अपना कमी पूरा कर लिया। किससे? फ्लोरीन से पीछे से इलेक्ट्रॉन ले लिया, चुपचाप दे दो भाई। तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका कमी कुछ हद तक कम हो गया। तो एसिड तो है, क्योंकि उसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पीछे से शेयर किया है, थोड़ा सा उसको अपना समझने दिया है फ्लोरीन, लेकिन वो कंप्लीट उसका नहीं, तो वो एसिडिक तो है, लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है, तलाश जो है वो एसिड का, मतलब इलेक्ट्रॉन का, वो कम हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि हम हैं, घबराओ नहीं, पैसा घटेगा, हम देंगे, तो आप वरीड नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, कहाँ से आएगा पैसा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारेंगे। इन सेम केसेस जैसे ही फ्लोरीन BF3 में बोरोन को सपोर्ट करता है, बोरोन निश्चिंत हो जाता है कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा फ्लोरीन से। तो जैसे ही बोरोन निश्चिंत हो जाता, मतलब इसकी डिफिशियंसी थोड़ी कम खत्म हो जाती, कमी थोड़ी खत्म हो जाती, तलाश थोड़ी खत्म हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, इसका एसिडिक प्रॉपर्टीज भी कम हो जाता है। तो सबसे कम एसिडिक होता है BF3। यानी आपको आप क्या करता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जनरल क्या है इनऑर्गेनिक एसिड के केस में कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होने के बावजूद बैक बॉन्डिंग के कारण BF3 की एसिडिटी कम हो जाती BCl3 से। तो आपको पूछ रहा है कि बैक बॉन्डिंग से क्या घटता है, क्या घटता है? तो हम लोग आप बात कर रहे हैं क्या घटता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है। बैक बॉन्डिंग से होना चाहिए था इसका BCl3 से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए BF3 को, लेकिन बैक बॉन्डिंग के कारण BF3 इज लेस एसिडिक देन BCl3। BCl3 से BF3 क्या है, कम अम्लीय है। तो यानी आपका जो है बैक बॉन्डिंग किसको घटाता है, एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है, अम्लीय गुण को घटाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर। लीजिए फिर एसिडिक कैरेक्टर आ गया। तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन जनरल हम लोग जब एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ आइदर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, या तो प्रेरण प्रभाव या हम लोग अनुनाद के हिसाब से हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको किसके बिहाफ पर डिस्कस करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप देखिए क्या है कि C2H6 एक है, दूसरा है C2H4, तीसरा है C2H2 और C2H5, ये C2H5Cl। इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालें, क्या निकाल लें, परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी प्रतिशत एस गुण किस में ज़्यादा है, तो टोटल ऑर्बिटल 4, यानी 4 बेटा है, एक एस है, 2 3 पी है, बांटना है तो एक के हिस्से में कितना आएगा 25। तो एस चूंकि एक है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर में कितना हो गया 25%। अब यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन कार्बन के बीच, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं किसके, कार्बन कार्बन के बीच, ये कितना है, तो 3 में से एक एस है, यानी 33%। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना है, 50% है। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, C2H2, इससे कम C2H4 और सबसे कम C2H6। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कम या अधिक, पूछ रहा है सबसे अधिक, हाईएस्ट। तो यहाँ सबसे अधिक किसका होगा, इसका। क्यों, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रतिशत एस गुण जो है वो ज़्यादा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण इसका एसिडिक प्रॉपर्टीज अम्लीय गुण जो है वो ज़्यादा होता है।
अब कह रहा है कि C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ कितना होता है ना। तो C सिंगल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन। C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन और C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है कि C डबल बॉन्ड C का कितना हो जाएगा बॉन्ड लेंथ 1.33। अब सवाल ये उठता है कि हम सबका बॉन्ड लेंथ याद करते चले, नहीं। तो ये क्यों बताया गया, क्यों पूछे जाने की संभावना इसकी बनती है। कारण है कि आप जान रहे हैं ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, ये कौन सा है sp2 और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp। या दूसरे शब्द में कहें तो यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि देखिए बॉन्ड का नंबर अगर बढ़ेगा, बॉन्ड क्या है, रिश्ता है। अब दो दोस्त हैं तो दोनों के बीच एक रिश्ता है। अब दोनों दोस्त के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं तो रिश्ता और नज़दीकी का है। अब दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं और भाई भी हैं तो और नज़दीकी का रिश्ता है। यानी अगर आप दो लोगों के बीच रिश्ता बढ़ता है तो उनके बीच का दूरी घटता है। इसी तरह दो एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड का नंबर बढ़ जाए तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज कर जाए तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो बॉन्ड लेंथ जो है आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड से कम होता है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कम होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब एक और ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन में इन तीनों के अलावा एक और डाटा 1.39 एंगस्ट्रॉन, ये किसका होता है। तो आप देखिए ज़रा सा, ये है बेंजीन, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ऐसे और सब H है, H H H H H। तो इस डाटा के हिसाब से इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉन और डबल बॉन्ड का कितना होना चाहिए 1.33 एंगस्ट्रॉन। लेकिन दोनों बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ना तो इतना है ना ही इतना है। इन दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है 1.39 एंगस्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का वैल्यू है। तो बेंजीन में जो ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है कंटिन्यूस क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी होता है हर एक बॉन्ड में, इस बॉन्ड इस बॉन्ड इस बॉन्ड, ये जो आप कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देख रहे हैं इसमें सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है। और इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के, ना तो ये सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाइड कर रहा है ना डबल बॉन्ड को, बीच का एक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ना तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ये प्योर डबल बॉन्ड है, ना तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ये प्योर डबल बॉन्ड है। सिंगल डबल में डबल सिंगल में कंटिन्यूस कन्वर्ट होते रहता है और ये रेजोनेंस को एग्जिबिट करता है, अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। तो जो है बेंजीन में आपका बॉन्ड लेंथ कितना हो गया 1.39 एंगस्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच, ट्रिपल बॉन्ड में हो गया 1.20, डबल बॉन्ड में हो गया 1.33 और सिंगल बॉन्ड में हो गया 1.54 एंगस्ट्रॉन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलराइजिंग पावर। अब देखिए पोलराइजिंग पावर ध्रुवीयता का क्रम क्या है। फजान ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मान लीजिए सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव हो गया, और इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये निगेटिव हो गया। यानी निगेटिव हो गया तो मतलब इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये तो है पॉजिटिव और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और आयनिक बॉन्ड में पार्शियल शेयरिंग हो जाती है। तो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर, ध्रुवीयता, कि कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा सहसंयोजी गुण होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। कभी कभी होता है ना कि दोस्त ने आपको कुछ दिया, मान लिया आपको कोई गिफ्ट दिया पेन,
और फिर मांग रहा है लाओ लिख के देखें यार, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। उसने ही दिया है तो आप क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, अच्छा ठीक है यार तुम भी कभी कभी यूज कर लिया करो। सेम केस है यहाँ कि सोडियम ने दे करके फिर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लिया, तो यहाँ शेयरिंग हो गई, और ये जो पावर है खींचने का, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है साइज पर, साइज छोटा होगा ध्रुवीयता जो होगा, पोलराइजिंग पावर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और दूसरा डिपेंड करता है चार्ज पर, जिसका चार्ज जितना अधिक होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, Al3+ का, उससे कम है Ca2+ का, और सबसे कम है Na+ का। तो आपका सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगा किसका, Al3+ का, फिर Ca2+ का, और सबसे कम किसका होगा, Na+ का। सबसे कम किसका होगा, Na+ का। यानी चार्ज अगर घटेगा तो ध्रुवीयता भी घटेगा, ध्रुवीयता घटेगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, सोडियम आयन का कंपाउंड, उससे कम आयनिक होगा कैल्शियम का, और सबसे कम आयनिक होगा एल्युमिनियम का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड, इसमें से ध्रुवीय कौन है। अब आपको याद है कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता था कि मान लीजिए ये, एक मिनट, किसमें से देखिए क्या है कि दो एलिमेंट है, एक A है एक B है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों ने क्या किया, इसको शेयर कर लिया, साझेदारी कर लिया। अब अगर साझेदारी के बाद बराबर बंट रहा है इलेक्ट्रॉन दोनों में, तो ये कंपाउंड जो होगा नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं बंट रहा है, एक को ज़्यादा मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है, तो ये कैसा होगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है कौन कौन है, BF3 है, SF4 है, SiF4 है और XeF4 है। तो अब देखिए पोलर होने के लिए अनसिमेट्रिक होना जरूरी है। अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और जिस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस रहे या ना रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या है कि BF3 जब हम लोग बना रहे हैं तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, F, F, F। सेंट्रल एटम के पास आपका 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सिमेट्रिक है, ट्रायंगुलर शेप में सिमेट्रिक है ये। SF4 को आप याद होगा, इसके पास 2 आपका लोन पेयर था, और ये जो है आपका 4 बॉन्ड पेयर था। कुछ इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग इसका शेप पढ़े हैं। तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका मतलब ये पोलर है, वो सिमेट्रिक है, नॉन पोलर है। अब बात करते हैं SiF4। तो SiF4 क्या है, SiF4 का रेगुलर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होता है, क्यों, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, और ये भी नॉन पोलर है। अगला है XeF4। Xe के आउटर मोस्ट में आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, यानी 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर आपका क्या होता है, एक प्लेन पे अरेंज हो जाता है, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। ये भी सिमेट्रिक कंडीशन में आपको दिख रहा है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक कंडीशन में। तो ये जो है आपका जो है आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिमेट्रिक पोजीशन में, क्योंकि एक लोन पेयर ऊपर है और एक नीचे है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा है जो सिमेट्रिक पोजीशन में नहीं है, वो कौन है, SF4। तो आपका पोलर कौन हो गया, ध्रुवीय कौन हो गया, SF4। बाकी तीनों जो है वो सिमेट्रिक होने के कारण, सममित होने के कारण, मतलब सममित कहने का मतलब क्या है कि इसको हम 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे। जो आपको यहाँ मिल रहा है वही यहाँ मिल रहा है, वही यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो सिमेट्रिक है, और अगर आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो अनसिमेट्रिक है, असममित है। तो असममित होने के कारण, अनसिमेट्रिक होने के कारण SF4 जो है वो कैसा है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 किस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? तो CO2 को चेक कीजिए तो कार्बन में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है निगेटिव और कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है बाई 2, तो इसका आंसर आ गया 2, यानी इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब SO2 को देखें तो S के आउटर मोस्ट में सल्फर में 6, इसमें भी कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 S और 2 P हो गया 3, तो ये हो गया sp2। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखा रहा है? SO2। अमोनिया आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मूव करें, क्या कह रहा है? लीजिए, कह रहा है अब आगे आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका बन रहा है ऑर्बिटल वो कैसा होगा। तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है कि ये मान लीजिए S था और ये आपका P था, PX, PY और PZ। मान लीजिए हाइब्रिड हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब क्या हो गया? इसका शेप एक जैसा हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या एक जैसा हो जाता है? तो पहला बात है कि इसका शेप एक जैसा हो जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन करने का रीजन जो है वो शेप को आइडेंटिकल करना नहीं है, शेप एक जैसा हो जाए, आकार एक जैसा हो जाए, नहीं, एनर्जी सेम हो जाए, ऊर्जा एक जैसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा भी समान करना है, एनर्जी को भी सेम करना, और शेप भी आइडेंटिकल हो जाता है, एक समान हो जाता है, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तो प्रसंकरित कक्षा में क्या ऊर्जा समान होती है, एनर्जी सेम होता है, सही बात है, आकार भी समान होता है, सही बात होता है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी में कहता है दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी, कि दोनों सही है, मतलब सेम एनर्जी भी होता है और सेम शेप भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन ही, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते ही हैं ताकि हम सिमिलर एनर्जी और सिमिलर शेप के ऑर्बिटल को प्रोड्यूस कर सकें। समान ऊर्जा और समान आकार के कक्षकों के निर्माण के लिए ही आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया जाता, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगला कह रहा है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर डिफर इन, अनुनादी संरचना एक दूसरे से अलग होते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन के वितरण में, परमाणु के व्यवस्था में, प्रसंकरण में, इसमें से कोई नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। दूसरा कह रहा है कि एटम अलग अलग ढंग से सजे होते हैं। तीसरा कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है, और चौथा कह रहा है कि ये सारी बात सही है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? मान लीजिए हम ले लेते हैं एसीटेट आयन का एग्जाम्पल, CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? एसीटेट आयन है। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, अनुनादी संरचना, CH3CO माइनस, फिर यहाँ पर अटैक होगा, ये वापस यहाँ, ये वापस यहाँ, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि क्या इसमें एटम अपनी जगह से हट गया? क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोई शिफ्ट किया इधर उधर? नहीं। क्या दोनों में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ? नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो जैसा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर नहीं होगा, और इसके एटम में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर था, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर था। यहाँ आप देख रहे हैं इसके पास 2 बॉन्ड पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग हो और इस कारण से स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का वितरण अलग अलग ढंग से हो जिसके कारण संरचना अलग अलग ढंग से बने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग अनुनादी संरचना। तो अनुनादी संरचना में क्या अलग होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का वितरण अलग अलग ढंग से होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनुनादी प्रसंकरण संरचना जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसका एनर्जी क्या होता है? तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड पहले समझ लीजिए क्या है। तो ये मान लीजिए आपका बेंजीन है भैया,
यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रेजोनेंस में। तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये जो डबल बॉन्ड था अब ये सिंगल हो गया, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, डबल हो गया, फिर डबल सिंगल हो गया और सिंगल डबल हो गया, फिर डबल सिंगल हो गया, सिंगल डबल हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा नहीं, ये वापस यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, कंटिन्यूस मूव करेगा। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कि भैया ये है कार्बन एटम और ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी अनुनाद प्रसंकरण है। और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, इन दोनों से इसकी एनर्जी जो होती है कम होती है। डायग्राम में आप कैसे पहचानेंगे, 3 लाइन बना करके तब रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाया जाता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बाकी जितनी भी अनुनादित संरचना है उससे कम होती है। तो कह रहा रेजोनेंस हाइब्रिड के पास क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी होता है, लोएस्ट होता है, इंटरमीडिएट होता है, कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी होता है, सबसे, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा चेंज है, तो हिंदी वाले इसको करेंगे ऑप्शन ए और इंग्लिश वाले करेंगे इसको ऑप्शन बी। ओके। अगला कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल आयनिक को कंटेन ऑल आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो तीनों बॉन्ड रखता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए अमोनियम का हम लोग बात किए थे कि अमोनियम जो आयन होता है इसमें NH4 जो है वो कुछ इस तरह से NH4, और एक H+ जो आयन है आपका वो इसके लोन पेयर से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये कोवलेंट 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 कोऑर्डिनेट, और Cl- जो है इसके साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है जिसमें आपको तीनों बॉन्ड दिख रहा है, और ऑप्शन में आपको NH4Cl रहता ही रहता है। तो NH4Cl में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके किसके बीच, नाइट्रोजन और H+ आयन के बीच। कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है किसके किसके बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। और आयनिक बॉन्ड है किसके किसके बीच, H+ और Cl- के बीच। तो तीनों बॉन्ड किस में पाया गया, तो NH4Cl में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, NH4Cl। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब फिर वही क्वेश्चन है कि हमको क्या सब सारे कंपाउंड को ध्यान में रखना है कि कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन सॉलिड है। नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विड ये हुआ क्यों पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो लिक्विड क्यों हुआ कि आप देखिए, एक HF है, एक कौन है, HBr है, अगला है, सॉरी एक HCl छूट गया हमारा, HBr है, HCl है और HI है, HI। तो जैसे आप ऐसे मूव करते हैं तो साइज जो आप देख रहे हैं हेलोजन का जो आकार है, साइज जो है, आकार जो है वो बढ़ रहा है। और जब भी एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ेगा, जो इसका क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो बड़ा है देर से खोलेगा, जो छोटा है जल्दी खोलेगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होना चाहिए, HI का उससे कम, HBr का उससे कम, HCl का सबसे कम होना चाहिए HF का। लेकिन याद कीजिए, हम लोग पिछले ही वीडियो में देखे थे कि F जो है फ्लोरीन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। कुछ ऊर्जा उसमें, कुछ एनर्जी, कुछ हीट उसको चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो HCl जो है ये गैसियस फॉर्म में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये गैस के रूप में है। और HF जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो इन चारों कंपाउंड में से कौन लिक्विड है, तो लिक्विड आपका कौन है, HF है। ठीक है, नॉन मेटल में आप जानते हैं ब्रोमीन जो है Br2 वो लिक्विड है, और मरकरी जो है मेटल में वो लिक्विड है। और यहाँ इन चारों कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण HF जो है वो क्या है, लिक्विड है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो HCl से ज़्यादा होगा, क्योंकि HCl गैस है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि O2F2 में कितना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होगा, यानी OF2 में कितना बंध युग्म होगा और कितना एकाकी युग्म होगा। यहाँ देखिए ये नहीं पूछ रहा कि सेंट्रल एटम में कितना होगा। अब ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फ्लोरीन के पास 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी फ्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए सेंट्रल एटम के पास कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, सेंट्रल एटम के पास, तो देखिए सेंट्रल एटम के पास भैया ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि O2F2 में टोटल कितना है। आपको सेंट्रल एटम नहीं पूछ रहा है, जो आप उसका जो केंद्रीय परमाणु उसमें नहीं पूछ रहा है। तो अगर आपको केंद्रीय परमाणु पूछे तो बीच वाले एटम में देखिएगा कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है तो ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और बॉन्ड पेयर हो गया आपका 1 एंड 2। तो बॉन्ड पेयर हो गया 2 और लोन पेयर हो गया 8। तो सही ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन बी कि OF2 में 2 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस यौगिक का बंध कोण, किस यौगिक का बंध कोण सबसे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है लोएस्ट बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्यों पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बिहाफ पर पूछ रहा है। आप जानते हैं CH4 क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, पढ़े हुए हैं आप। इसमें टोटल लोन पेयर कितना है, एक भी नहीं। बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है। तो इस तरह का अगर sp3 रहेगा तो कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब अगर हम आ जाएं NH3 में तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वही है sp3, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। और बॉन्ड पेयर अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, तो 109 डिग्री की जगह इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। इन केस ऑफ H2O ये भी रखता है क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड एंगल अगेन घटा 104 डिग्री। तो अभी तक तो CH4 का सबसे ज़्यादा है, उससे कम NH3 का है, उससे कम H2O का है। चलिए SF6 देखते हैं। तो S F F F F F F, तो ये आप जान रहे हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, निकालते हैं कैसे कि सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ना, सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है। मोनोवैलेंट एटम 1 2 3 4 5 6 है, नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, और बाई में 2, इसका मतलब है 12/2 दैट इज 6, 6 मतलब एक S, 3 गो P और 2 गो D, टोटल हो गया 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3 जो आपका कंपाउंड टाइप है AB6 टाइप, तो इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा और सारा बॉन्ड 90 डिग्री का होगा। तो आपका जो ये है इसका बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 104 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल कितना इसका 107 डिग्री है, इसका वाटर का कितना है 104 डिग्री है और इसका 109 डिग्री है। पूछ रहा है सबसे कम किसका है, लोएस्ट किसका है, तो लोएस्ट किसका है SF6 का बॉन्ड एंगल इन चारों में सबसे कम है। ठीक है, और आप समझ गए एक बात और यहाँ समझ गए कि लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल जो है कंपाउंड का डिक्रीज करता है अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम रहे तो। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंध बनाने की आवश्यक शर्त क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड इज। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, तो हम लोग याद है हम लोग बात की थी हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, तो फोन बना सकता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वाई, क्यों, क्योंकि इनका आकार छोटा है। अच्छा, साइज ऑफ एटम शुड बी स्मॉल, सही बात है,
आकार छोटा होना चाहिए, है आकार छोटा। और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे क्लोरीन आकार बड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, इसलिए नहीं बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, मतलब साइज भी छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी हाई होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी कि वो कंपाउंड, दो शर्त है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, साइज छोटा होना चाहिए, आकार एलिमेंट का छोटा होना चाहिए, और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होना चाहिए। सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो कंडीशन क्या क्या हो गया, कंडीशन ए भी, कंडीशन बी भी। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 48 लीजिए, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का क्वेश्चन है। कह रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाया जाता है। अब समझना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, ये 2 तरह का है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 2 तरह का है, एक है इंटरमोलिकुलर और एक है इंट्रामोलिकुलर। यानी एक है अंतरा आणविक, एक है अंतः आणविक। अंतरा मतलब बिटवीन, 2 के बीच, अंतः मतलब एक अणु के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। अब देखिए वाटर क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये वाटर है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है, तो ये कैसा है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर पहले हम लोग बनाते हैं बेंजीन में, जब OH ग्रुप लग जाए तो इसको फिनॉल कहते हैं, और ऑर्थो आप जानते हैं बगल वाला पोजीशन होता है। ऑर्थो नाइट्रो, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल से संबंधित हैं, एक ही मॉलिक्यूल्स के हैं। तो अगर एक ही अणु के अंदर 2 एटम के बीच हो जाए बॉन्ड, इंट्रा, तो ये हो गया इंट्रा, ये हो गया इंटर। अब है मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा में क्या होगा, ये ग्रुप उठ के यहाँ आ जाएगा। मेटा नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ आ जाएगा, NO2, यहाँ आ जाएगा OH। तो चूंकि ये दूर है तो इंट्रा तो बना नहीं सकता है, तो ये इंटर ही बनाएगा। और अमोनिया में भी, चूंकि अमोनिया का क्या है फॉर्मूला, NH3 NH, यहाँ भी है NH। भैया ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके साथ तो बनाने से रहा, तो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन बना रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं वो इस मॉलिक्यूल्स का है, और ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं वो इस मॉलिक्यूल्स का है। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, इंटर। तो वाटर में इंटर, मेटा नाइट्रोफिनॉल में इंटर, अमोनिया में इंटर। इंट्रा किस में, अंतः किस में, तो अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर किस में बन रहा है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है इन तीनों में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतः आणविक, अणु के अंदर ही बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी तीनों में अंतरा आणविक, 2 अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विस्कोसिटी ऑफ कंपाउंड। विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड पर ये विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करता, यही पूछ रहा है आपसे। तो आप समझते हैं विस्कोसिटी क्या है। तो विस्कोसिटी क्या है कि आप जानते हैं कि अगर 2 सॉलिड, 2 वस्तु जो है एक दूसरे के ऊपर चलेगा तो उनके बीच क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो लिक्विड के 2 सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। यानी किसी द्रव के 2 सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को ही श्यानता कहते हैं। श्यानता क्या करता है, द्रव को बहने से रोकता है, लिक्विड फ्लो नहीं करे
ये काम किसका है? विस्कोसिटी का। तो जो जितना आसानी से फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसका विस्कोसिटी कम है, और जो जितने मुश्किल से बह रहा है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ कैसे इन्वॉल्व हो गया? तो हम लोग एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं कि एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है आपका। देखिए कि एसिटिक एसिड क्या हो रहा है कि CH3COOH, ये एक मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल से CH3COOH। अब ये H जो है इस मॉलिक्यूल्स का, ये क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और इस मॉलिक्यूल्स का जो H है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो आप एसिटिक एसिड देख रहे हैं, ये दोनों अणु, ये अणु, ये आपका एक अणु ये हो गया और दूसरा अणु ये हो गया। तो ये दोनों अणु आपस में जुड़ गए, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी अणु आपस में जुड़ते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, अणु आपस में जुड़ेंगे, उनका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, वो अब बहेंगे आराम से नहीं। भारी हो गया जुड़ के, तो क्या होगा? आराम से नहीं बहेगा, और जब आराम से नहीं बह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी उस कंपाउंड का बढ़ गया है, उसकी श्यानता बढ़ गई है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से विस्कोसिटी कंपाउंड का बढ़ता है, ठीक है। और क्या बढ़ता है? तो और उसका सरफेस टेंशन भी बढ़ता है, ठीक है, यानी श्यानता बढ़ता है। तो हमको यहाँ श्यानता पूछ रहा है, तो श्यानता क्या हो रहा है जी? बढ़ रहा है, इंक्रीज करता है, बढ़ती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से किसी भी कंपाउंड का विस्कोसिटी बढ़ता है, उसका फ्लो जो है वो घट जाता है, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल आपस में बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा डी कक्षक जो है, डी ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होता है। लीजिए, तो पहले देखिए, याद करते हैं हम लोग कि कौन कौन सा डी कक्षक है। तो डी में हम लोग जानते हैं 5 कक्षक है, 5 गो है। पहला कहलाता है DXY, दूसरा कहलाता है DYZ, तीसरा कहलाता है DZX, चौथा कहलाता है DX² - Y², और पांचवा कहलाता है DZ²। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 3 का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है। किसका? इन तीनों का। ये तीनों कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट के बीच में होते हैं, डबल डंबल है। तो DXY यानी ये X और Y कोऑर्डिनेट के बीच है, DYZ ये Y और Z कोऑर्डिनेट के बीच है, और DZX यानी ये X और Z कोऑर्डिनेट के बीच है। DX² - Y² क्या है? ये कोऑर्डिनेट पर है, along द कोऑर्डिनेट, और वो क्या था? इन बिटवीन कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट के बीच में था, ये कोऑर्डिनेट पर है। और DZ² भी Z कोऑर्डिनेट पर है। किस पर है? Z कोऑर्डिनेट पे है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या दिखा रही है कि ये along द कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पर है, और ये तीनों क्या है? इन बिटवीन कोऑर्डिनेट है। तो जब हम एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं डी ऑर्बिटल को, तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका। 3 ऑर्बिटल एक साथ चला जाता है और 2 ऑर्बिटल एक साथ चला आता है। अब कौन सा ऊपर होगा या कौन सा नीचे होगा ऑर्बिटल, ये डिपेंड करता है कि हम लिगेंड किधर से अप्रोच कर रहा है, या हम एनर्जी कैसे प्रोवाइड करें, किस साइड से, अलोंग द कोऑर्डिनेट और इन बिटवीन कोऑर्डिनेट। खैर, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल जान रहे हैं, ये तीनों जो है एक जैसा है, तीनों कोऑर्डिनेट के बीच वाला है। ये दोनों जो है क्या है? कोऑर्डिनेट पर है। तो जब भी हम एनर्जी देंगे तो ये दोनों एक साथ जाएगा, चाहे ये नीचे रहे चाहे ये ऊपर रहे। कभी ये नीचे दिखेगा, कभी ऊपर दिखेगा, बाद में देखेंगे कब ऊपर कब नीचे। तो ये कौन कौन है? तो ये है DXY, DYZ, DZX, और ये है DX² - Y² एंड DZ²। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं T2G ग्रुप, और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं EG ग्रुप। अब समझिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, यानी एक ही डी को जाना है। जब एक ही को जाना है तो ये कहता है कि भैया हम सबसे अलग हैं, तुम लोग सब डबल डंबल, हम सिंगल डंबल हैं, तो हम ही जाएंगे। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी? DZ²।
sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब एक d को जाना होता है तो कौन जाता है हाइब्रिड होने के लिए, dz² जाता है। जब दो को हाइब्रिड होना होता है तो ये दोनों का था भैया हम लोग दोनों एक जैसे हम लोग जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, कौन d ऑर्बिटल, dx² माइनस y² एंड dz²। लेकिन जब sp3d3 ऑर्बिटल होता है यानी 3 d ऑर्बिटल को हाइब्रिड करना होता है, ये लोग कहते हैं भैया हम लोग तीनों एक जैसे, हम लोग तीनों जाएंगे, तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, dxy, dyz, dzx। फिर से बोल रहे हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d कौन जाएगा, तो dz² जाएगा। अगर रहे sp3d2 कौन जाएगा, दोनों जाएगा, dx² माइनस y² जाएगा। और कौन जाएगा, तो dz को, क्योंकि दोनों एक जैसा है, चोर चोर मौसेरे भाई। और जब sp3d3 जाए बनना होगा हाइब्रिडाइजेशन, तब कौन जाएगा, जो तीनों एक जैसा है, कौन, dxy, dyz और dzx या xz जो लिखें आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 कौन जाएगा, ये दोनों कौन कौन, dx² माइनस y² एंड dz²। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, dxy yz नहीं है भैया, तुम रह जाओ, dzx बोल नहीं, रह जाओ, dx² माइनस y² dz², जी बिल्कुल सही है, यही होगा। एनी टू और d ऑर्बिटल नहीं, कोई भी दो उठ के नहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई दो चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लोग क्या कर सोचते हैं कि पहला तो dxy है, तो sp3d पूछ रहा है तो जरूर पहला वाला जाएगा, नहीं पहला वाला नहीं जाएगा, कौन जाएगा, dz²। दो जाना है तो इधर से दो नहीं जाएगा, इधर से दो जाएगा। क्यों जाएगा, हम लोग बात कर चुके हैं, एक दोनों का नेचर सेम है, जब जाएगा साथ जाएगा। और जब तीन जाना होगा तो ये तीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो दो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एक dx² माइनस y² और एक dz²।